नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश की अधिकांश भूमि अम्लीय, लवणीय और क्षारीय है और ऐसी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए हमारे किसान भाइयों को कुछ उपायों को अपनाना होगा, तभी वो इस तरह की भूमियों पर विभिन्न फसलों की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो किस तरह से बनाए इन भूमियों को खेती योग्य, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के डॉक्टर भानु प्रताप रघुवंशी। किसान भाइयों, जब हम मिट्टी परीक्षण करा लेते हैं, उसके आधार पर जो परीक्षण के उपरांत पीएच निकालते हैं, तो हमारे पीएच के अनुसार ही ये पता चलता है कि भूमि अम्लीय है या ऊसर है। तो अगर भूमि अम्लीय होगा तो उसका जो पीएच मान होगा 7 से कम होगा। अगर भूमि जो है ऊसर या क्षारीय होगा तो उसका पीएच मान जो है 8.5 से ऊपर होगा। तो किसान भाइयों, आप जैसे ऊसर का जैसे शाब्दिक अर्थ है बंजर भूमि। किसान भाइयों की बताना चाहता हूं कि जैसे ऊसर भूमि बनती कैसे। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जहाँ पे जो है शुष्क जलवायु होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वर्षा कम होती है और तापमान जो अधिक होता है, तो जो उसमें सोडियम परसेंटेज होता है, विलेय लवण जो है ऊपर आ जाती है टेम्परेचर के कारण, और भूमि जो है आपका ऊसर और क्षारीय हो जाता है। और दूसरा कारण है जैसे जल निकास अच्छा नहीं होने के कारण भी जो है भूमि जो है ऊसर हो जाती है। तीसरा जो है, अगर कड़ी परत है, कड़ी परत के कारण भी जो है भूमि ऊसर हो जाती है। एक ही परत पे बार बार जुताई होती है तो वहाँ भी जो है भूमि ऊसर हो जाती है। चौथा कारण है, जो हम लोग क्या करते हैं, जो बेस युक्त उर्वरक है, बेस युक्त उर्वरक जैसे आपका है सोडियम नाइट्रेट में सोडियम की प्रतिशतता अधिक होती है। इसके कारण भी जो है हमारा भूमि जो है ऊसर या क्षारीय हो जाता है। चौथा जो है विलेय लवण, जो है लवण युक्त जो जल से सिंचाई करते हैं, इसके कारण भी जो है हमारा भूमि जो है लवणी क्षारीय हो जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं इन भूमियों का सुधार किस प्रकार से किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में बेकार पड़ी इन भूमि से अच्छा फसल उत्पादन किया जा सके। अब किसान भाइयों, इसके सुधार के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सुधार इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है आपका फिजिकल और जल तकनीकी द्वारा, दूसरी आपका होता है रासायनिक विधि द्वारा, और तीसरी आपका होता है जैविक विधि द्वारा। मृदा सुधार के अंतर्गत सबसे पहले आप मिट्टी के नमूने की जांच करवाएं। उसमें यदि पीएच की स्थिति क्षारीय है तो आप खेतों में जल भर दें या पलेवा कर देना चाहिए तथा कुछ दिनों तक खेत में पानी को भरा रहने दें, जिससे खेत की मिट्टी में मौजूद लवण और क्षार पानी के साथ घुलकर जमीन के अंदर चले जाते हैं और जो पानी खेत में रह जाता है वो खेत की मृदा में मौजूद लवणों को हटा देता है। इसके बाद जो पानी खेत में भरा रहता है उसको निकाल देना चाहिए। इस प्रकार की मिट्टी को सुधारने का दूसरा जो तरीका है वो है हरी खादों का प्रयोग, जैसे ढैंचा, सनई, लोबिया, बरसीम आदि को खेत में लगाते हैं तथा जब यह फसलें पुष्पन अवस्था में आ जाएं, तब उन्हें खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर खेत में अच्छी तरह से मिला दें। इससे मृदा की भौतिक संरचनाओं में सुधार आएगा। इसके साथ ही गोबर की खाद व कंपोस्ट का प्रयोग करें। इन खादों के सड़ने से मृदा में जैव रासायनिक क्रिया होती है, जिससे मृदा में सुधार होता है। क्षारीय भूमि सुधारने हेतु जिप्सम 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिससे मृदा में सुधार होता है। अब दूसरी मृदा जो पाई जाती है उनका पीएच 6 से 7 होता है, जो कि बहुत सी सब्जी वर्गीय फसलों तथा अन्य फसलों के लिए उपयुक्त होती है तथा अच्छा उत्पादन देती है। अब यदि अम्लीय मृदाओं की बात करें, उनका पीएच मान 6 से कम होता है तथा इनमें रासायनिक अम्लों की मात्रा अधिक होती है। ऐसी मृदाओं में हम फसलों को नहीं ले पाएंगे। इस प्रकार की मृदा में नाइट्रेट तत्व के स्थान पर हाइड्रोजन एल्यूमिनियम तत्व आ जाते हैं, जो कि पौधों के लिए जहरीले होते हैं
जहाँ की मृदाओं में अत्यधिक एल्यूमिनियम युक्त उर्वरकों का प्रयोग होता है, वहाँ की भूमि भी अम्लीय हो जाती है। साथ ही भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं अम्लीय मृदाओं के सुधार की। इसके लिए सर्वप्रथम मृदा में निक्षालन रोकना जरूरी होता है। इस प्रकार की मृदाओं में नेत्रजनीय उर्वरकों का प्रयोग न करें, क्योंकि यह भूमि में अम्लीयता को बढ़ाते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, MOP आदि। इसके अलावा हरी खाद का प्रयोग करें तथा मिट्टी के जांच के आधार पर चूने का प्रयोग करें। इस प्रकार किसान भाइयों, बताई गई विधि द्वारा मृदाओं का सुधार कर आप फसलों से उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे जो किसान भाई फूल गोभी की खेती करके अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं, तो ये समय इसकी अगेती नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त है। तो आप इसकी स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए फूल गोभी का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का चुनाव कर बीजों की वैज्ञानिक तरीके से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल की विषय विशेषज्ञ सूची गंगवार से। आज हम अगेती फूल गोभी की नर्सरी किस तरीके से तैयार करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, जैसे कि खरीफ का सीज़न आने वाला है, तो हमको किस तरीके से अगेती जो है वेराइटियों का यूज़ करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम जल्दी से नर्सरी तैयार करके जो है अच्छा सा उसमें प्रोडक्शन ले सकें। तो कुछ वेराइटियाँ हैं, जैसे कि हिमकरण है, पूसा दीपाली है, स्नोवाल 16 है, पूसा स्नोवाल 1 है। ऐसी कई वेराइटियाँ हैं जो अगेती किस्म की फूल गोभी की है, जिसको जल्दी तैयार करके जो है 35 दिन में ये वेराइटियाँ जो है तैयार हो जाती है और उनको खेत में रोपाई करके हम जल्दी से हम इसमें प्रोडक्शन लेना चालू कर देंगे। जनरली 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए फूल गोभी की जो है 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी हमें बेड साइज का हमें जगह चाहिए रहेगा। इसके लिए हमको 15 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई क्यारियाँ बनानी पड़ेगी। जमीन से उठी हुई क्यारियाँ इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर बरसात हो जाती है तो बेड में पानी रुक ना सके और आज के बेड के आसपास से पानी निकल जाए, क्योंकि इसमें पानी भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पानी भराव जरा सा भी हुआ तो हमारी जो नर्सरियां हैं पौध सड़ने गलने का डर बना रहेगा। अब किसान भाइयों, हमें मिट्टी जो हमारी भुरभुरी होनी चाहिए, उसमें अच्छा ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए बिल्कुल, जिसका pH 7 होना चाहिए कम से कम। अब हमको अगर हमारी मिट्टी में किसी प्रकार की पैथोजन है या हमारी सॉइल जो है इन्फेक्टेड है, तो हमको उसमें सॉइल सॉलिराइजेशन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका अप्रैल और मई में जो बहुत तेज़ धूप होती है उस समय, तो हमको उतने एरिया को जो है कम से कम 100 गेज मोटी पॉलीथीन से हमको 1 महीने के लिए ढक दें, जिससे कि मिट्टी के अंदर जितने भी हानिकारक जीवाणु होंगे वो मर जाएंगे। अगर हमको रासायनिक विधि से करना है तो फार्मलिन नाम का एक केमिकल आता है, इसका हमको 1.5 से 2% सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, जो इससे 4 से 5 लीटर सॉल्यूशन को जो है हमें प्रति स्क्वायर मीटर से इसको हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी हमें मोटी पॉलीथीन हमको ढाकनी है, क्योंकि मोटी पॉलीथीन इसलिए ढाकनी है क्योंकि इस फार्मलिन से जो है बहुत ही भयंकर एक फ्यूम निकलती है, गैस निकलती है, जिसके अंदर जो मिट्टी के अंदर सारे जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। 7 दिन बाद जो हमको ये मिट्टी को हटाकर फिर से हमें बेड को प्रिपरेशन करना है अच्छे से। अब हम बात करेंगे कि इसमें किस तरीके से फर्टिलाइजर वगैरह देना है। जब हम बेड तैयार करते हैं तो उसी समय हमको FYM जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है, गोबर की खाद जिसको बोलते हैं, वो 2 से 3 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम अच्छी तरह से हमको बेड में मिलाना है। अगर आपके पास केंचुए की खाद उपलब्ध हो तो वो 500 ग्राम जो है प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमको वो भी हम उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें फूल गोभी की जो है 1 हेक्टेयर में 500 ग्राम बीज की आवश्यकता रहेगी। अब इसको हम बीज उपचार किस तरीके से करते हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बीज उपचार के लिए हम थायराम हुआ, कैप्टन हुआ या बाविस्टीन कोई भी केमिकल हो, उसमें हम 2 से 3 ग्राम जो है पाउडर को 1 किलोग्राम जो है बीज में मिला के ट्रीटमेंट करते हैं। अब इन बीजों को जो हम लाइनों में बोएंगे, हमें छिड़कवा विधि को यूज़ नहीं करना है। लाइन बना के एक दूरी पर जो है हमें बीज को लाइन में डालना है और ऊपर से मिट्टी से, या हमारे पास अगर रेत हो तो थोड़ा सा मिट्टी में रेत मिला के ऊपर से कवर करना है। फिर उसके ऊपर धान का पुआल, सोयाबीन का पुआल या जो भी सूखी पत्तियां आपके पास उपलब्ध हो ऊपर से हमें जो है ढाकना है और हल्की सिंचाई करना है। किसान भाइयों, सिंचाई जो है हमें प्रातःकाल रोज और शाम को रोज करनी है, क्योंकि हम गर्मियों में
फसल ले रहे हैं, अर्ली बुआई इसकी सोइंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमको सुबह शाम दोनों समय सिंचाई की देने आवश्यकता है। बस हमें इतना सिंचाई करना है कि मिट्टी नम रहे और बीजों को उचित पानी मिल सके। जब जर्मिनेशन आ जाए आपके पौधों में, तब इस पुआल को हम ऊपर से हटा दें और उसमें हम रोजाना पानी दें। धीरे धीरे जब पौधे बढ़ने लगेंगे तो वीट की समस्या भी किसान भाई उसमें आएंगी। तो वीट के लिए हमें कोई केमिकल का उपयोग नहीं करना है। छोटा सा एरिया है तो हम खुरपी के द्वारा जो है वीड्स को निकाल सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। समेकित कृषि प्रणाली से ही किसानों का विकास संभव है। एक तरह की खेती पर आश्रित रहने का समय अब समाप्त हो गया है। किसानों को एक साथ कई तरह की खेती करनी होगी। इस पद्धति में जोखिम कम होती है और फायदा अधिक होता है। किसान भाइयों, ये तकनीक अपनाना आज की जरूरत भी है, इसलिए आप समेकित कृषि पद्धति को अपनाएं, जिस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा के विषय विशेषज्ञ केडी महंत। आय दुगुनीकरण के लिए साथ ही साथ लघु एवं सीमांत कृषकों के आजीविका हेतु हमने एक समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल का यहाँ पे विकसित किया है। इसका उद्देश्य यह है कि किसान को अपने कृषि से संबंधित सभी घटकों को लेते हुए रोज कैसे उनके साथ पैसा आए, उनके पास कैसे पैसा आए और सभी घटकों को हम कैसे एक मंच पर लाके समन्वित ढंग से खेती करें और अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त करें। समेकित कृषि प्रणाली प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए कृषि की अन्य प्रणालियों से अधिक आय प्राप्त करने का जरिया है। समेकित कृषि प्रणाली में 2 या 2 से अधिक ऐसी फसलों या कृषि व्यवसायों को एक साथ एक स्थान पर इस प्रकार किया जाता है कि जिससे वो एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए एक दूसरे के लिए लाभकारी और सहायक हों। इस मॉडल में मुख्यतः मछली पालन, बतख पालन, मेड़ों पे मातृ रोपणी में नींबू वर्गीय फसलों की खेती, डेयरी में जो उन्नत गाय है उनका हमने समावेश किया है, साहीवाल नस्ल के गाय। साथ ही साथ उनके जो उत्पाद है, गोबर है, उनका हम बहुत अच्छे तरीके से तकनीकी रूप से केचुआ खाद का उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही साथ नाडेप खाद का उत्पादन कर रहे हैं। साथ में डेयरी पशु को खिलाने के लिए हम अजोला घास का उत्पादन कर रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छा घास भी है और एक जैव फर्न के रूप में भी जाना जाता है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम मछली पालन भी कर रहे हैं। मछली पालन हम ये यहाँ पे जो एक शेड लगा हुआ है जिसमें तालाब के ऊपर जो बतख को हम यहाँ पे उसका शेड बना के उसको रख रहे हैं, जिससे उनके जो भी मलमूत्र है वो तालाब में जाते हैं। और जब बतख जो है तालाब में तैरती है तो निश्चित रूप से एक मछलियों को ऑक्सीजन मिलता है, उनको एक चलामायन, एक गति मिलती है, जिससे मछलियों का भी आकार बढ़ता है। साथ ही साथ इसमें हम साल में कम से कम 3 बार फसल लेते हैं, जिसमें दलहनी फसलों को लेकर आमदनी ले रहे हैं, जिसमें सभी मेड़ों में अरहर का उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही साथ सीरियल्स में धान एवं गेहूं और साथ ही साथ चना का भी हम प्रयोग कर रहे हैं। समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से पूर्व आप ये जान लें कि आपके क्षेत्र की मांग क्या है। आप क्षेत्र की बाजार और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मॉडल का चयन करें। सब्जी उत्पादन भी कुछ एरिया में आप कर सकते हैं, जो आज सबसे बड़ी मांग है कि हम न्यूट्रिशन के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है हमारे परिवार को, तो निश्चित रूप से 5 परिवार के लिए, जो 5 सदस्यीय परिवार है उसके लिए ये जो मॉडल है बहुत अच्छा है। समेकित कृषि प्रणाली कृषि की आधुनिकतम तकनीक है और इस प्रणाली से खेती करने पर किसानों को किसी न किसी माध्यम से आमदनी होती रहती है। साथ ही इसके और कई फायदे हैं। इस प्रणाली में पशुपालन को सम्मिलित करने पर इनसे दूध उत्पादन तो मिलता ही है, साथ ही साथ इनसे प्राप्त गोबर का मछली आहार, बायोगैस बनाने में और खाद के रूप में प्रयोग करने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। साथ ही गौमूत्र का कीटनाशक के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रणाली के अंतर्गत मुर्गी पालन, खरगोश पालन, बतख पालन भी कर सकते हैं और इनके आहार में कृषि अवशेष का प्रयोग करें तो व्यवसाय की लागत को भी कम कर सकते हैं। इनसे मांस तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ इनकी वीट का प्रयोग भी आप मछली आहार में कर मत्स्य पालन की लागत को भी कम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो हमारी मॉडल को देख के इसको अपने घर में, अपने खेत में भी इसको अपना रहे हैं और खुद अपना समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल अपने खेत में लगा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, ताकि उनको भी और इससे में उनको बहुत अच्छी सफलता भी मिल रही है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
किसान भाइयों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, तो उसके पहले जो भी सीजनल तालाब जो कि सूख जाते हैं या फिर नहीं तो अगर थोड़ा बहुत भी पानी है तो अच्छा होगा कि उसको सुखाकर और उस पे नीचे में जो ब्लैक सॉइल जो गंदगी जमी रहती है उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल होता है उसमें इतने ऑर्गेनिक कार्बन होते हैं, इतने टॉक्सिक पदार्थ होते हैं कि उनको अगर निकाल लिया जाए तब हमारे नीचे से जो प्रोडक्टिविटी मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा ब्लैक सॉइल ऊपर में जमा हुआ है, अगर हम इसको इस पूरे पोर्शन को एक लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर काट कर हटा दें तो उसके बाद जो नीचे से जो हमारा न्यूट्रिएंट रहेगा उसका ऊपर की तरफ आना ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि होगा क्या कि हमारा जब पानी के बाद जब हम खाद डालेंगे तो हमारा जो भी न्यूट्रिएंट ऊपर आएगा हमारे तालाब की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, प्लैंकटन का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा और हमें अच्छी खासी मछलियाँ का जो ग्रोथ मिलता है वो ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। कुछ दिनों तक तालाब को सूखने के लिए छोड़ दें, उसके बाद खाद और जरूरी उर्वरकों का प्रयोग करें। नए या पुराने तालाबों के प्रबंधन के बाद जून महीने में 90 से 100 क्विंटल गोबर की खाद और 2.5 क्विंटल चूना मिलाकर तालाब में आधा मीटर पानी भरें और 10 दिन तक छोड़ दें, जिससे तालाब में रासायनिक क्रियाएं हों और उचित मात्रा में तालाब में प्राकृतिक आहार बन सके। उसके बाद तालाब में आवश्यकता के अनुसार 5 से 6 फीट तक पानी भर दें और मत्स्य बीज सिंचन का कार्य शुरू करें। इस व्यवसाय से अधिक लाभ के लिए कार्प मछलियों की 3 या 6 प्रजातियों का पालन करें। इसलिए अच्छा होगा कि तालाब का रिनोवेशन कराएं। साथ ही साथ अगर आपके तालाब में कॉमन कार्प डाला हुआ है पहले से, तो ये देखिए हमारे चारों तरफ जो डाइक है वो डाइक पूरी तरह टूटी हुई है। ये इसका कारण केवल और केवल ये कॉमन कार्प का पालन करना होता है, जिसके कारण कि हमारा जो डाइक होता है वो उसकी प्रवृत्ति होती है कॉमन कार्प की कि वो छेद करती है और छेद करते करते डाइक को ढीला कर देती है और एक बार ही पूरा के पूरा डाइक ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो अच्छा होगा कि कॉमन कार्प का पालन कम से कम करें और इस तरह का जब आपके तालाब में हो जाए तो उस तालाब में साइड से पूरा का पूरा जो मिट्टी है उसको हटाकर फिर से तालाब की रीशेपिंग करें, जिससे कि आपको बाद में मछली को जब निकाला जाएगा तो उसमें निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। सारा का सारा मछली का हार्वेस्टिंग आप अच्छे से कर सकते हैं, साथ ही साथ तालाब की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।